नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। कहा, इससे लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने न्यायिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। कहा, सरकार समयबद्ध न्याय प्रक्रिया के लिए मिशन मोड में ई-कोर्ट परियोजना को लागू कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 10.4% की वृद्धि हुई। देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। पीवी सिंधु ने मनीला में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में सोमवार को पश्चिम बंगाल का मुकाबला मेजबान केरल से होगा और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से और राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इससे न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा। नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन 2 संवैधानिक संस्थाओं का संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका और जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया। श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल में देश में ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जिसमें सबको आसानी से और शीघ्र न्याय मिले। अमृतकाल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2015 में 1800 ऐसे कानूनों की पहचान की थी जो प्रासंगिक नहीं रहे थे। जेल में बंद विचाराधीन कैदियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे 3.5 लाख कैदी हैं जिनमें से अधिकतर गरीब और सामान्य परिवारों से हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कहा कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा कि लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका और विधायिकाओं की ढिलाई की वजह से मुकदमेबाजी होती है, जिससे हमें बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका के पीछे अच्छे इरादों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। The rising number of frivolous litigations in an area of concern. For example, the well-meaning concept of public interest litigation is at times turning into personal interest litigation. No doubt, PIL has served a lot of public interest. However, it is sometimes being misused to stall projects or pressurize public authorities. These days, PIL has become a tool for those who want to settle scores or corporate rivalry. Realizing the potential for misuse, courts are now highly conscious in the entertaining of the same. This conference is an occasion for us to introspect and contemplate solutions. विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू भी सम्मेलन में मौजूद थे।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये संयुक्त सम्मेलन कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए एक साथ आने का अवसर है। COVID pandemic has hard hit our judiciary delivery mechanism. Embarking on the Digital India vision of Honorable Prime Minister, the e-court integrated mission mode project was launched with an objective of improving access to justice using technology. Under the project, 18,735 courts across the country have been computerized. Our courts have risen to the occasion and made use of innovative information and communication technology means to keep justice system accessible to common man through e-filing of cases and hearing through video conferencing. ये सम्मेलन सहज और सुविधाजनक तरीके से न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने और न्याय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श का एक अवसर है। इससे पहले ये सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग से थिम्पू में भेंट की। दोनों नेताओं ने वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री को विकास और साझेदारी समेत द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति पर भी जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री ल्योम्पो दोरजी के निमंत्रण पर 2 दिन की भूटान यात्रा पर हैं। जनरल मनोज पांडे ने आज नए सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है। जनरल पांडे 29वें सेना प्रमुख और इंजीनियरिंग कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें यह अवसर मिला है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पल्लावाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली थी। अपने 39 साल के कार्यकाल में जनरल पांडे ने पश्चिमी थिएटर में एक इंजीनियर ब्रिगेड, नियंत्रण रेखा पर एक पैदल सेना ब्रिगेड, लद्दाख सेक्टर में एक पर्वतीय डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ थे। इससे पहले आज सवेरे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि एक सेना प्रमुख के रूप में जनरल नरवणे के योगदान ने भारत की रक्षा क्षमताओं और तैयारियों को मजबूत किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 8 महत्वपूर्ण उद्योगों के सूचकांक में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 10.4% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष मार्च में इन 8 कोर उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में मार्च 2021 के सूचकांक के मुकाबले 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई। 8 प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तेल शोधक उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। केंद्रीय जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि एक जिम्मेदार वैश्विक देश के रूप में भारत समुद्री क्षेत्र में स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध है। कोच्चि में हरित नौवहन पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि समुद्री उद्योग तेजी से हरित और टिकाऊ
ईंधन की ओर बढ़ रहा है। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास 5 करोड़ 67 लाख मीट्रिक टन और सिंगरेनी कोलरीज कंपनी के पास 43 लाख मीट्रिक टन कोयला मौजूद है। मंत्रालय के अनुसार कैप्टिव कोल ब्लॉक्स के पास 23 लाख मीट्रिक टन कोयला है। सरकार ने ताप विद्युत संयंत्र की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में चलने वाली कई यात्री रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। ये रेल सेवा केवल उन मार्गों पर रद्द की गई हैं जहां कम यात्री होते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पटियाला हिंसा पर पंजाब सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। पंजाब के कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार कुछ कर पा रही है? किसकी शह पर ये सब हुआ है? क्या उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने शांति को भंग करने का प्रयास किया है? उसके लिए भी एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि आखिरकार पंजाब में जो पार्टी सत्ता में है वो किस सोच को बढ़ावा देने जा रही है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि वे राज्य के बाहर अधिक समय बिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी की मंशा और क्षमताओं पर सवाल उठाए गए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में शांति और भाईचारा चाहती है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। कहा, इससे लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने न्यायिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। कहा, सरकार समयबद्ध न्याय प्रक्रिया के लिए मिशन मोड में ई-कोर्ट परियोजना को लागू कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 10.4% की वृद्धि हुई। देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। पीवी सिंधु ने मनीला में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में सोमवार को पश्चिम बंगाल का मुकाबला मेजबान केरल से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से और राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। सरकार देश के 100 शहरों के लिए स्वदेशी ऑनलाइन ई कॉमर्स नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य किराना स्टोर और उपभोक्ताओं को अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बहुराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का विकल्प उपलब्ध कराना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस ई कॉमर्स नेटवर्क का फिलहाल परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये यूपीआई के बाद एक और महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय सिद्ध होगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आकाशवाणी को बताया कि इससे छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। ई कॉमर्स समय की जरूरत है। ई कॉमर्स से बहुत सारी यंगर जनरेशन है ई कॉमर्स माध्यम से ही परचेज करती है। ये छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ मिले, मौका मिले अपनी चीज बेचने का, इसलिए ये प्लेटफॉर्म खोला जा रहा है। तो उसमें सारे जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वाले हैं, वो चीज में अपना माल जो बेचना है उनको मौका मिलेगा, उस पर ऑर्डर बुक कर सकेंगे। चीन ने कहा है कि वो कोविड-19 महामारी के कारण वीजा और उड़ानों पर प्रतिबंध के कारण 2 वर्ष से अधिक समय तक भारत में रह रहे कुछ भारतीय विद्यार्थियों को चीन लौटने की अनुमति देने को तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन भारतीय विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए वापस चीन लौटने की चिंताओं को अधिक महत्व देता है। पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भी एक वक्तव्य जारी कर वापस चीन जाने के इच्छुक छात्रों से आवश्यक जानकारी मांगी है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र जो कि पिछले 2 साल से चीन वापस जाने के लिए प्रयासरत हैं और इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की पिछले महीने नई दिल्ली में हुई मुलाकात और बीजिंग में भारतीय दूतावास के अथक प्रयासों के बाद चीन की सरकार सहमत हुई है भारतीय छात्रों को वापस बुलाने के लिए। लेकिन अभी भी इसमें काफी काम बाकी है और ये अभी देखा जाना है कि वास्तव में भारतीय छात्र कब चीन वापस आ पाते हैं। भारतीय दूतावास बीजिंग में जो है वो चीनी सरकार को एक लिस्ट भेजेगा, चीन सरकार उसको वेरीफाई करेगी और उसके बाद ही भारतीय छात्रों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इसके अलावा हजारों भारतीय जो कि अभी भारत में हैं और चीन में अपने परिवारों से दूर हैं, उनसे पिछले 2 साल से नहीं मिल पाए हैं, उनको वापस बुलाने का मुद्दा भी मानवीय आधारों पर महत्वपूर्ण है और ये देखा जाना है कि चीन की सरकार उनको कब वापस बुलाने के लिए सहमति जताती है। अंशुमान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, बीजिंग। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 188 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 22,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,688 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में संक्रमितों की संख्या 18,684 है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन पहुंचा रहा है आप तक इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में 30 अप्रैल का दिन क्रांतिकारियों की साहसिक गाथाओं से जुड़ा है। 1908 में 30 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उस वाहन पर हमला कर दिया था जो उनके विचार से मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को लेकर जा रहा था। मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध अपने क्रूर फैसलों के कारण क्रांतिकारियों के निशाने पर था। भारतीयों को अमानवीय शारीरिक दंड और यातनाएं देने के कारण भी वो काफी बदनाम था। इसे लेकर लोगों में किंग्सफोर्ड के विरुद्ध बड़ा रोष था और क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की योजना बनाई। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया। उस समय किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट के पद पर थे। ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों से बचने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल ने अलग नाम अपनाए। खुदीराम ने अपना नाम हरेंद्र सरकार और प्रफुल्ल चाकी ने दिनेश चंद्र रॉय रखा। उन्होंने मजिस्ट्रेट की दैनिक गतिविधियों का जायजा लिया। दोनों क्रांतिकारी 3 सप्ताह से भी अधिक समय तक बड़ी सफलता से अपनी पहचान छिपाए रहे। पहले उनकी योजना अदालत में बम फेंकने की थी, लेकिन बाद में अदालत में मौजूद लोगों के घायल होने की आशंका से उन्होंने इसे बदल दिया। उन्होंने ब्रिटिश क्लब के सामने किंग्सफोर्ड पर हमला करने की योजना बनाई। स्कूली छात्र होने का नाटक करते हुए उन्होंने क्लब के सामने स्थित पार्क का जायजा लिया। 29 अप्रैल की शाम को खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अपने स्थान पर डट गए, लेकिन इस बार एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। अगले दिन 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी एक अन्य ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ पार्क में आए। शाम को जब दोनों परिवार वहां से जाने लगे तो किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी एक गाड़ी में तथा श्रीमती कैनेडी और उनकी बेटी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक समान थीं। जैसे ही गाड़ियां यूरोपियन क्लब के सामने पहुंची, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दौड़ते हुए आए और गाड़ी पर बम फेंक दिया। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और कैनेडी परिवार को गहरी चोटें आई। मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड भाग्यशाली रहा और हमले से बच गया।
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाने से बचने के लिए वहां से भाग निकले। पुलिस ने खुदीराम को समस्तीपुर जिले के वैनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मारकर आत्मोत्सर्ग कर दिया। अप्रैल को ही गांधी जी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम चले गए। 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा शुरू की थी, उन्होंने फैसला किया था कि आजादी प्राप्त होने तक वे साबरमती लौटकर नहीं आएंगे। उस समय तक आजादी नहीं मिली थी और गांधी जी 2 वर्ष से भी अधिक समय तक जेल में रहे थे। उन्होंने मध्य भारत के एक गांव को अपना मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। सन 1934 में जमनालाल बजाज के निमंत्रण पर वो वर्धा आए। 30 अप्रैल 1936 को वहां के शेगांव में उन्होंने अपना आवास बनाया। उस क्षेत्र में शेगांव नाम से एक दूसरा गांव भी था, जो संत गजानन महाराज के निवास के कारण प्रसिद्ध था। गांधी जी के पत्र अक्सर गलत पते पर पहुंच जाते थे, इसलिए 1940 में ये फैसला किया गया कि गांधी जी जहां ठहरे थे उस गांव का नाम बदलकर सेवाग्राम कर दिया जाए। उस समय से ही सेवाग्राम एक प्रेरक स्थल बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय सेवाग्राम में ही लिए गए। ये हमारे देश के निहित शक्तियों को उजागर करने के लिए गांधी जी द्वारा आरंभ राष्ट्र निर्माण गतिविधियों का केंद्रीय स्थल बन गया। आज हम गोपाल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गोपाल सिंह पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी की डोगरा रेजिमेंट में सेवारत थे। ब्रिटिश शासन की नौकरी छोड़कर स्वेच्छा से गोपाल सिंह इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए और इन्फेंट्री ग्रुप में काम करने लगे। 30 अप्रैल 1946 को हमले में उनकी मृत्यु हो गई। इस निर्भीक साहसी राष्ट्रवादी को आकाशवाणी समाचार का नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और रोजगार तलाश रहे अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाता है। कार्यक्रम के लिए प्रत्येक सप्ताह एक विषय का चयन किया जाता है। अतिथि वक्ता या विशेषज्ञ इस विषय के बारे में व्हाट्सएप या ईमेल से आए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रत्येक विषय पर प्रश्नों का चुनाव देश भर में विद्यार्थियों की राय के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम की 5वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। इस कड़ी के लिए विषय है समाज शास्त्र। आकाशवाणी समाचार को इस कड़ी के लिए व्यापक प्रतिक्रिया मिली है और देश भर से रिकॉर्ड संख्या में प्रश्न प्राप्त हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वी राजलक्ष्मी प्रश्नों के उत्तर देंगी। कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे 100.1 FM गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। अभ्यास की अगली कड़ी 7 मई को प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी के लिए विषय है लोक प्रशासन। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर
9289094044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 4 मई है, इसलिए आप प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे 100.1 FM गोल्ड पर अभ्यास कार्यक्रम में भागीदारी करें। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत आगामी एशियाई खेलों के मद्देनजर चीन में कोविड से उत्पन्न स्थिति की निगरानी कर रहा है। एशियाई खेलों के स्थगित होने पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि ये मेजबान देश की तैयारियों पर निर्भर करता है। उन्होंने नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में द्वितीय खेल मास्टर्स गेम दिल्ली 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम देश के दूर दराज क्षेत्रों में खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं। बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 20 वर्षीय सरताज सिंह तिवाना ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता के फाइनल में ओलंपिक खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऐश्वर्य ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनीला में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता। उन्हें पिछली चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची ने हराया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने शुरू में ही 21-13 और दूसरे दौर में 13-11 की बढ़त बनाकर खेल पर अपना दबदबा बना लिया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे मुंबई के ब्रैबॉर्न स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। शाम 7:30 बजे नवी मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। 75वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में 32 बार की चैंपियन पश्चिम बंगाल की टीम मेजबान केरल के साथ सोमवार को खेलेगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में पश्चिम बंगाल की टीम ने कल शाम खेले गए सेमीफाइनल मैच में मणिपुर को 3 गोल से हराकर फाइनल में जगह बनाई। तेल विपणन कंपनियां कल 1 मई को उज्ज्वला दिवस के अवसर पर 5000 से अधिक एलपीजी पंचायतों का आयोजन करेंगी। इसमें एलपीजी के सुरक्षित और निरंतर उपयोग के अनुभव साझा करने के साथ साथ ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर समाज के सभी लोगों को शामिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। देश भर में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भीषण गर्मी की येलो वार्निंग जारी की है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि के अनुसार इन राज्यों में 2 मई से वर्षा होने की संभावना है। केरल में कुछ स्थानों पर बुधवार तक बिजली और गरज के साथ छिटपुट वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत पर कम दबाव का क्षेत्र बनने और पूर्वी पश्चिमी हवाओं के चलने से वर्षा होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में वायनाड जिले सहित एर्नाकुलम और मल्लपुरम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज लू चल रही है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दक्षिण में विशाखापत्तनम, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हैदराबाद में दोपहर बाद गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। कहा, इससे आम लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने न्यायिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। कहा, सरकार समयबद्ध न्याय प्रक्रिया के लिए मिशन मोड में ई कोर्ट परियोजना लागू कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला।
8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 10.4% की वृद्धि हुई। देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए देश के उत्तर, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। पीवी सिंधु ने मनीला में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से और राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।